नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी अधिगम चैप्टर पर बात करेंगे। अधिगम चैप्टर की बात करें तो यहां से आप सभी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं और हम सभी अच्छे से देखने वाले हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे इस पर पहले हम बात करेंगे। इसके बाद हम सभी एक एक पार्ट पर अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्त, बात करें जो आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे। दोस्त, बात किया जाए तो उसमें पढ़ने वाले अधिगम की परिभाषा, साथ ही साथ अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम के वक्र के प्रकार क्या है, अधिगम का पठार क्या है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है, अधिगम के लिए आकलन क्या है, या अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम के रूप में आकलन क्या है, या विद्यालय आधारित आकलन क्या है। दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत अच्छे से हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से पूछे गए और किस प्रकार से आने की संभावना रहेंगी, सब पर हम बात करेंगे। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और बात करेंगे हम सभी अधिगम पर। ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट कोर्स का हिंदी के लिए। बात करें 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, बात करेंगे अधिगम पर। अधिगम की बात करें, लर्निंग पर देखने वाले हैं। अधिगम की परिभाषा, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषा पर। अधिगम की क्या परिभाषा है, इस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। स्किनर की डिफिनीशन आप सभी के सामने है। स्किनर महोदय कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जो डिफिनीशन से हमेशा मतलब डिफिनीशन से बात किया जाए अधिगम के तो हमेशा से एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, जिसमें से बात करें स्किनर की डिफिनीशन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार बात किया जाए या स्किनर की डिफिनीशन आ चुकी है। स्किनर महोदय ने कहा सीखना व्यवहार में सतत अनुकूलन की क्या है, प्रक्रिया है। यह आया था यूपी टेट 2018 में। यूपी टेट 2018 के पेपर में आ चुका है और इसे आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्रोन क्रो की डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोन क्रो माध्यम कहते हैं कि भैया अधिगम क्या है, आदतों आवृत्तियों ज्ञान का क्या है, अर्जन होता है। आदतों आवृत्तियों तथा ज्ञान का क्या अर्जन ही क्या है, क्रोन क्रो के अनुसार अधिगम है। गिलफोर्ड की डिफिनीशन बात करें तो गिलफोर्ड की डिफिनीशन यूपी टेट 2019 के पेपर में पूछा गया था। कब आया था? यूपी टेट 2019 के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो हर बार एक क्वेश्चन हमेशा से आया है। तो बात किया जाए व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना है। उसमें से ई एपिल की ने क्या कहा है, वातावरण में परिवर्तन के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता, अधिगम कहलाता है। मतलब वातावरण में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन के कारण जो इन्वायरमेंट है उसमें परिवर्तन के कारण मानव के व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पिल की डिफिनेशन है। गेट्स की डिफिनेशन की बात करें तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। यह भी डिफिनेशन आ चुकी है, कई बार पूछी गई गेट्स की डिफिनेशन, और इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। गेट्स महोदय कहते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना बोलते हैं या अधिगम बोलते हैं। ध्यान दें, अधिगम की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। अधिगम की क्या क्या विशेषता है, क्या इसके विशेषता है, इस पर थोड़ा सा देखें। कह रहे भैया अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो हम लर्निंग करते हैं पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मतलब ऐसा है नहीं कि हम कुछ टाइम के बाद अधिगम रुक जाता है। तो अधिगम हम पूरे जीवन करते रहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। चाहे बात किया जाए अभी क्या है, पढ़ाई के क्षेत्र में हम सभी सीख रहे हैं, फिर इसके बाद जीवन के कुछ पहलू के रूप में सीखेंगे। कुछ ऐसे करके पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए अधिगम को बोला जाए वह जीवन में, मतलब अधिगम आजीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। साथ ही साथ कह रहा है कि अधिगम अनुभव से बेहतर होता है। मतलब जितना अनुभव आपको होता जाएगा, जितना अनुभव करते जाएंगे आप, आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना क्या होगा, आपका अधिगम जो है बेहतर होता जाएगा, ऐसा भी मानना है। अधिगम को अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। अगर सीखना, अगर अधिगम की बात करें तो हम उसे जितना प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना अधिगम निखरता हुआ चला जाता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। मतलब जो बात किया जाए, आप अधिगम के माध्यम से क्या करते हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो। अधिगम के माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो। जो आप लक्ष्य सोचे हो जीवन में, जो भी करने की आप कोशिश करते हो,
लक्ष्य तक जाने के लिए वह एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, आपको अधिगम वहां तक पहुंचा देता है। अगर अधिगम सरल से क्या होता है, जटिल की ओर बढ़ता है। मतलब अधिगम पहले आप सरल चीज सीखते हो, धीरे 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 जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता जाता है, आपके सामने कठिनाई आती जाती हैं, आप उससे भी निराकरण करने की कोशिश करते जाते हो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के थ्रू। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मतलब अधिगम ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में है, कोई एक ही रास्ते से आप सीखोगे। जो बात की जाए, बहुआयामी प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करेंगे, करा कि अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। यह भी बात करें तो आपके व्यवहार में क्या लाता है, वांछनीय परिवर्तन भी अधिगम लाता है। अधिगम एक क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, और यह पेपर में बहुत पूछा जाता है। अधिगम भैया क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। लर्निंग इज द सोशल प्रोसेस, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। अधिगम जीवन उपयोगी एवं सार्थक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम से क्या होता है, आपके जीवन में आप जो भी चाहते हो, मतलब अधिगम करते हो, तो जीवन के लिए उपयोगी भी है, साथ ही साथ बात करें एक सार्थक प्रक्रिया भी है। करा अधिगम का स्थानांतरण हो सकता, अधिगम का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अधिगम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा भी आप जानते हो। और इस बात को जितनी भी विशेषताएं हैं, आपके पेपर में ऐसे लिख देता है, निम्न में से अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है। ऐसे भी लिख देगा, अधिगम की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो अगर आपको इन सारी चीजें जानकारी रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको जानकारी रही तो फिर कोई दिक्कत आपसे नहीं हो सकती है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझ लेंगे दोस्त। आगे बात करें, ध्यान दें, आगे चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट है, करा अधिगम वक्र की परिभाषा। अधिगम वक्र की परिभाषा की अब चर्चा करते हैं। अधिगम वक्र की जब परिभाषा की हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें से बात करें, तरकारा गेट्स की डिफिनीशन ध्यान देंगे। गेट्स की डिफिनीशन है, गेट्स महोदय कहते हैं, अधिगम का वक्र बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। तो पहले हम डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे, फिर वक्र, अधिगम के वक्र की बात करेंगे, किसने दिया है, कितने प्रकार के अधिगम के वक्र होते हैं, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या भैया, अधिगम की डिफिनीशन गेट्स की डिफिनीशन है, या यूपी टेट बात करें 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 2018 के पेपर में यह पूछा गया था, करा अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया में गति एवं प्रगति को क्या करता है, दिखाता है। जो अधिगम की बात किया जाए, गति एवं प्रगति को क्या करता है, वह दिखाता है। जो अधिगम सीखने की क्रिया में गति एवं प्रगति को भी दिखाता है कि आपकी गति क्या प्रगति है, अधिगम की वक्र से आप पहचानते हो। करा स्किनर की डिफिनीशन कहता है भैया, अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर पर वर्णन है। मतलब जो क्रिया हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, वह क्या करती है, ग्राफ पेपर पर क्या करती है, वह उन्नति और अवनति पर एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करती है। अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र आपको बताता है कि आप किस प्रोसेस से सीख रहे हो, किस रफ्तार से सीख रहे हो। कल अलेक्जेंडर की डिफिनीशन है, अलेक्जेंडर महोदय कहते हैं, जब सीखने के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर, जब सीखने के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो सीखने का वक्र क्या होता है, बन जाता है। जब हम किसी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, किसको, वह आंकड़े को, सीखने के आंकड़े को ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ पेपर पर क्या हो जाता है, वह बात क्या है, दिखाते हैं, तो सीखने का वक्र बन जाता है। रेमर्स और गिज की सारी डिफिनीशन आई हुई है दोस्त। अगर अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया को आंशिक रूप से क्या है, सीखने की पद्धति है, ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। अगर अधिगम के वक्र की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, अधिगम की वक्र की जो परिभाषा थी उसे तो आप सीख गए। अब अधिगम के वक्र की हम बात करते हैं, कर्व्स ऑफ लर्निंग्स। लर्निंग की बात करेंगे, कैसा होता है, कैसा बनता है अधिगम का वक्र। कह रहा है कि निष्कर्ष में ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं। निष्कर्ष में देख बने, एक तरफ हम वर्क को ड्रॉ करेंगे, एक तरफ टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क होगा, इसको हम इसी के माध्यम से ड्रॉ करने वाले हैं। अधिगम का वक्र अधिगमी के सीखने की गति एवं प्रगति को क्या करता है, दर्शाता है, या बताएंगे। जो अधिगम का वक्र है वह सीखने, जो अधिगमी है, जो लर्नर है, क्या है, लर्नर है, जो अधिगमी है या लर्नर है या अधिगम करता है, उसके सीखने की क्या गति है, क्या प्रगति है, उसी को क्या करता है, हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, ऐसा आप जानते भी हो। अधिगम के वक्र की बात करते हैं। अधिगम के वक्र के प्रकार की बात करें, अधिगम का वक्र की बात करें तो इसको देने वाला व्यक्ति था एबिंगहॉस।
किसने दिया था? अगर आपसे कोई कहे अधगम का वक्र किसने दिया, तो एबिंगहॉस महोदय बताएंगे। और अधगम वक्र कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे 4 प्रकार का होता है। अब भैया 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है, या आप सबसे पहले तो आप 4 प्रकार ध्यान में रखेंगे। सरल रैखिक वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो 4 प्रकार के यह वक्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इन वक्रों पर चर्चा करने वाले हैं कि भैया सरल वक्र क्या होता है, नतोदर वक्र क्या होता है, उन्नतोदर वक्र क्या होता है, या मिश्रित वक्र क्या होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कब बनता है। तो हर चीज से इस पर हम कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे सामने की बात करें, हमारे सामने सरल रैखिक वक्र आ गया। सबसे पहला हम देखेंगे सरल रैखिक वक्र, जिसे हम बोलते हैं सरल वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया भैया, जब अधगमी या लर्नर या अध्ययनकर्ता सीखने की गति, जो सीखने की स्पीड है, सीखने की गति हमेशा एक जैसी हो, तो सरल वक्र बनता है। मतलब जब हमेशा एक जैसी वक्र बनाए, एक ही तरीके से वह हमेशा वक्र बनाए, तो उसे हम कहेंगे सरल वक्र। जैसे बात किया जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर मैंने आपको बताया था वर्क होगा और इधर क्या होगा, टाइम होगा। अब भाई देखिए देखिए टाइम, एक टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, वह वक्र की बात करें, वह धीरे धीरे लगातार एक सीधी रेखा में बढ़ता चला जा रहा है। जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जो उसका रेखा है वह अपने आप में बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए दोस्त बात करें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया जो, या निष्कर्ष में क्या हुआ कि निष्कर्ष में कह रहा है कि मतलब किसी भी तरीके से वह उसका ह्रास नहीं, लगातार वह प्रोसेस में है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वर्क ज्यादा होता जा रहा है। मतलब भले निष्कर्ष में लिखा है, भले इस वक्र का नाम एक सरल वक्र है, मतलब भले ही इस नाम जो आप देख पा रहे हो सरल वक्र है, लेकिन मनुष्य इस तरह का वक्र नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्यों के लिए यह एक असंभव और आदर्श क्या है, आदर्श वक्र है। जैसे ध्यान देंगे, क्यों मनुष्य नहीं बना पाता, इस सरल वक्र बहुत कठिन है। सरल वक्र कौन बना सकता है, सिर्फ मशीन के द्वारा। जो मनुष्य सरल वक्र कभी नहीं बना सकता। क्यों दोस्त, क्योंकि टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मनुष्य चाहकर भी नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य होगा तो जब वर्क करेगा, मान लीजिए दिन में वर्क करता है, रात को सो जाएगा, तो पठार बन जाएगा, रुकावट होगी वर्क में, क्या होगी, डाउन हो जाएगा, फिर अप होगा, डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में वर्क कर ही नहीं सकता है। यह मनुष्य के लिए एक आदर्श वक्र है। यह आदर्श वक्र क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इससे सीखना चाहिए कि भैया हमको निरंतरता क्या करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। अगर निरंतरता वक्र रहा, मतलब वर्क रहा, तो एक हम अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, अच्छे तरीके से चीजें सीख पाएंगे। तो इससे हमारे लिए एक आदर्श वक्र है, और साथ ही साथ हमारे लिए क्या है, मनुष्य के लिए असंभव भी है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम बना नहीं सकते। और हमारे लिए पठार आ जाएगा, कहीं हमारी तबीयत खराब हो गई, या कुछ हमारे साथ घटना घट गई, या कुछ ऐसी परेशानी आ गई जहां पर हम थकान की वजह से, रुकावट की वजह से अधिगम का वक्र एकदम सीधा आपका ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्त, दूसरा है नतोदर वक्र। ध्यान देंगे, अच्छा है, नतोदर वक्र की बात करें, जिसे हम बोलते हैं बढ़ता निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र, बहुत महत्वपूर्ण है। नतोदर वक्र की बात करें तो इसे हम धनात्मक वक्र के नाम से बोलते हैं, और साथ ही साथ बात करें दोस्त, इसे बात किया जाए, इसे बढ़ता निष्पादन वक्र के नाम से भी बोलते हैं। यह है, देखिए ड्रॉ की गई है, इधर आपको मैंने बताया है वर्क है, इधर क्या है, टाइम है। मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, पहले घटाव है, फिर लगातार टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ क्या बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं लगातार क्या धनात्मकता की तरफ भाग रहा है। इसलिए कहा जाता है, जब शुरू में सीखने की गति, जो सीखने की गति है वह धीमी हो, बाद में तेज हो, तो उसे हम कहेंगे नतोदर वक्र। पेपर में पूछा जाता है, वह वक्र जो शुरुआत में उसकी स्पीड धीमी और बाद में स्पीड तेज हो जाए, वह कौन सा वक्र कहलाता है, तो आप कहेंगे नतोदर वक्र, या धनात्मक वक्र, या बढ़ता निष्पादन वक्र बोलेंगे। कहेंगे भैया ये ऐसा वक्र कब बनता है, ऐसा वक्र कब बनता है, परीक्षा के पहले और परीक्षा के दौरान सीखने की गति होती है। मतलब परीक्षा के पहले, अगर परीक्षा के पहले आप देखिए शुरुआत करते हैं, जब पेपर आ जाता है आपका टाइम, तो उसके पहले आप क्या करते हो, शुरुआत करते हो और लगातार क्या वर्क करते रहते हो पेपर के पहले, और पेपर के दौरान भी ऐसा वक्र करते हो। जैसे पेपर खत्म तैसे तुरंत फिर डाउन। तो इसलिए क्या होता है, आप पढ़ाई लिखाई फिर बंद कर देते हो। तो इसीलिए कह रहा है पेपर के समय
और पेपर के पहले और पेपर के दौरान ऐसा वक्र मनुष्य बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा वक्र की बात करते हैं, तीसरे वक्र की चर्चा करेंगे। तो तीसरा वक्र कहता है भैया उन्नतोदर वक्र, या इसे बोलते हैं घटता निष्पादन वक्र, या इसे ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। अच्छा है और पेपर में पूछा जाता है दोस्त। इसमें पूछेगा कि शुरुआत में स्पीड जो होगी, मतलब जो गति होगी तीव्र होगी और बाद में मंद हो जाए तो कौन सा वक्र कहलाएगा? तो आप सीधा बताएंगे उन्नतोदर वक्र कहलाता है, या इसे बोलते हैं घटता निष्पादन वक्र कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं ऋणात्मक वक्र। जब सीखने की गति शुरुआत में तेज और बाद में धीमी हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? उन्नतोदर वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नतोदर वक्र बोलते हैं। मतलब शुरुआत में क्या हो जाता है, जब सीखने की गति शुरू में तेज बाद में धीमी हो जाए तो उन्नतोदर वक्र बनेगा। जैसे बात करें परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा के बाद की गति, मैंने आपको बताया ना कि पेपर के दौरान या परीक्षा के बाद इस तरह के वक्र बनते हैं। और शुरुआत में तेज होता है, शुरू में स्पीड क्या होती? तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है ऐसे वक्र में। और ऐसा आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वक्र बनता है, कौन सा वक्र बनाया जाता है जब शुरुआत में तेज हो बाद में मंद हो जाए तो किस प्रकार का वक्र बनता है। तो यहाँ पर दिखा गया है। तो शुरुआत में लगातार बढ़ता जा रहा है, बाद में क्या है? अपने आप डाउन होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, या बात करें यह आपका उन्नतोदर वक्र है। नेक्स्ट देखिए, आरओ के लिए कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्त। जो नंबर दिए गए, अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम समझते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सरल वक्र क्या है, बात करेंगे उस पर बात किया हमने सभी ने। इसके बाद हम सभी ने उन्नतोदर नतोदर की पर बात किया। लेकिन मिश्रित वक्र क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्त। बात किया जाए कि मिश्रित वक्र की बात करें, इसे हम बोलते हैं सर्पाकार वक्र या यस टाइप वक्र की भी बोलते हैं। यस टाइप वक्र या सर्पाकार वक्र, या हम इसे मिश्रित वक्र के नाम से जानते हैं। जब सीखने की गति एक समान ना हो, जब सीखने की गति क्या हो? एक समान ना हो अर्थात असमान हो, तो घटती बढ़ती रहे तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिगम का मिश्रित वक्र। मतलब जब अधिगम की गति क्या हो? एक समान ना रहे, घटती बढ़ती रहे, मतलब घटती बढ़ती रहे तो हम इसे क्या कहेंगे? मिश्रित वक्र कहेंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर क्या है? वर्क है, यहाँ पर टाइम है। मतलब थोड़ी देर स्पीड ज्यादा है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? अप डाउन होता जा रहा है। अप डाउन जब हो रहा है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे दोस्त? इसे हम कहते हैं मिश्रित वक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिश्रित वक्र के नाम से जानते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे बात करें छमाही परीक्षा के दौरान तेज हो जाता है, फिर छमाही परीक्षा के बाद क्या धीमी हो जाता है। फिर बात करें वार्षिक परीक्षा के दौरान तेज होता है, फिर वार्षिक परीक्षा अगर हो जाए तो फिर से धीमी हो जाती है। तो यही कारण है भैया, बढ़ता घटता रहता है। कारण निष्कर्ष में क्या कर रहा है कि यह वक्र मनुष्य के लिए सबसे संभव वक्र है। मतलब यही जो है, मनुष्य सबसे अच्छे तरीके से इसी वक्र को बना पाता है। क्योंकि वह बात करें तो अपने टाइम के साथ वह क्या करता है? मैनेज करता चलता है, और उसे मतलब अप डाउन इस तरीके से वह एक वक्र बनाता है। और ऐसा ही मनुष्य सिर्फ बना सकता है, अदरवाइज बात किया जाए वह कभी भी सरल वक्र नहीं बना सकता है। सरल वक्र की बात करें वह सिर्फ मशीन, या इस तरीके से बात करें मनुष्य के लिए एक आदर्श वक्र के रूप में जाना जाता है। अब हम परिभाषा पर चर्चा करेंगे, अधिगम के पठार पर बात करेंगे। ध्यान देंगे कि अधिगम की पठार क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या है दोस्त अधिगम की बात करें। मैंने अधिगम की विशेषताओं पर चर्चा की, परिभाषा पर चर्चा की, साथ ही साथ अधिगम का वक्र की परिभाषा, साथ ही साथ मैंने देखा अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है, किसके द्वारा क्या वक्र बनाया जाता है, यह भी हम सभी ने देखा। अब हम समझने वाले हैं अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम का पठार पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे अधिगम की पठार क्यों बनता है और कैसे हम दूर कर सकते हैं अधिगम के पठार को। तो अब परिभाषा पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अधिगम के पठार पर। स्किनर की डिफिनीशन है पठार एक, बात करें पठार एक क्षैतिज प्रसार है। पठार एक क्या है? क्षैतिज प्रसार है, जिसमें सीखने की क्रिया में उन्नति प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। मतलब पठार स्किनर की डिफिनीशन, यहाँ से डिफिनीशन से क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, तो डिफिनीशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, सीखना है। और साथ ही साथ आपको कोई कीवर्ड पहचान लेना है भैया कि कीवर्ड से हम कैसे डिफिनीशन याद हो जाएगी। मतलब पठार एक क्या है?
एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की क्रिया में उन्नति उन्नति प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। उन्नति जो है प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। रॉस कहते हैं कि पठार सीखने की क्रिया की प्रमुख क्या है, विशेषता है। कर पठार सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है, मतलब जो पठार है वह सीखने की क्रिया की, जो सीखने की बात करें क्रिया की प्रमुख विशेषता है, जो उस अवधि को क्या करता है, सूचित करता है, उस समय को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मतलब उस विशेषता को बताता है, उस क्रिया को बताता है सीखने का पठार, उस अवधि को सूचित करता है, उस समय को सूचित करता है जब कहता है कि भैया जब सीखने की प्रक्रिया में कोई क्या है, कोई भी क्या नहीं होना है, उन्नति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। रॉस महोदय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक तरीके से यह बताता है कि सीखने का मतलब कोई उन्नति नहीं हो रहा है, यही क्या है आपको बताता है अधिगम का पठार और रॉस के द्वारा। कह रहा कि रेक्स और नाइट के द्वारा क्या कहता है, कह रहा अधिगम के पठार तब आते हैं, अधिगम के पठार भैया तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था की ओर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब एक अवस्था से पहुंच करके दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है अधिगम का पठार। रेक्स एवं नाइट के अनुसार है। सोरेनसर की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, इस डिफिनीशन को ध्यान देंगे। सोरेनसर महोदय कहते हैं भैया पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ हफ्तों और साथ ही साथ कह रहा है कि कुछ महीनों तक रह सकते हैं। मतलब सोरेनसर की डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में रखना। सोरेनसर महोदय कहते हैं अधिगम का पठार कितने दिनों तक रह, कुछ दिनों तक रह सकता है, कुछ हफ्तों तक रह सकता है, कुछ महीनों तक रह सकता है। इस तरीके से सोरेनसर की डिफिनेशन है। आगे ध्यान दें, अधिगम का पठार, अब ध्यान देंगे अधिगम पठार क्या होता है। अरे भैया अधिगम का पठार की बात करें, अधिगम का वह अवधि जब एक अधिगमी, अधिगम का वह अवधि जब एक अधिगमी निद्रा, मतलब भैया निद्रा, थकावट, बाधा आदि के कारण कुछ समय के लिए सीखना क्या कर देता है, स्थगित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र या ऊपर या नीचे जाने की जगह सीधी रेखा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अधिगम का पठार कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ ध्यान देंगे। कह भैया जो आपने अभी देखा था, जो व्यक्ति सीखना शुरू किया, एकदम सीधा हो जाएगा। जब अधिगम का पठार बनेगा ना, सीधा हो जाएगा, फिर व्यक्ति जाएगा सीधा, फिर सीधा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जब सीधा लाइन बन रही है तो अधिगम का पठार, जो ये चीज सीधी लाइन है ना, वही क्या है, पठार है। फिर याद है कि सीधी लाइन है तो यह क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम दूसरे कलर से यूज कर देते हैं। यहाँ पर जो सीधी रेखा है यह पठार है, फिर यहाँ पर सीधी रेखा पठार है, यहाँ पर सीधी रेखा है तो पठार है। इस तरीके से पठार बन रहा है, जब सीधी रेखा हो जा रही है तो अधिगम का पठार बन जा रहा है। जैसे बात करें प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो नुकसान और फायदे होते रहते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि जो ऊपर से नीचे जाने की जगह सीधी रेखा बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। ध्यान देंगे, अधिगम के पठार क्यों बनता है, कारण की बात करते हैं, पठार के कारण की बात करते हैं। अरे भैया जब आपको निद्रा आ जाए, जब नींद आ जाएगी तो पठार बनेगा, क्योंकि तब आप क्या करेंगे, आराम से नींद लेंगे, निद्रा लेंगे, तो कहां से आप वर्क करेंगे, नहीं हो सकता सीधी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीखने की गति थी वह एकदम सीधी लाइन बनाते हुए चल रही है। तो कह रहा है जब निद्रा आपको आ जाए तो आप क्या करते हो, अधिगम का पठार बनता है। आप में थकावट आ जाए तो आप में क्या होता है, जब आपको थकावट आ जाता है तो आप क्या स्थिर होकर के बैठ करके शांति से आराम करते हो, तो भी नहीं सीखते, तो अधिगम का पठार बनता है। कोई आपको चोट चपेट आगे लग गया तो फिर आप अधिगम का पठार बनता है। बीमारी, कोई आपको बीमारी हो गई तो भी आप अधिगम का पठार बनेगा। सीखने की जो गति है वो धीमी हो जाएगी, एकदम ना के बराबर हो जाएगी, सीधी रेखा में जाए। दुर्घटना हो गया तो भी आप सीखेंगे नहीं। रुचि की कमी, अगर आप में इंटरेस्ट कमी हो गई तो भी क्या हो जाता है, अधिगम का क्या हो जाता है दोस्त, वह अधिगम का बात करें पठार बनता है। अगर आप में इंटरेस्ट, अच्छे तरीके से चीजें नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई, तो भी क्या होगा, आप में इंटरेस्ट कम होगा। जब इंटरेस्ट कम होगा तो अधिगम का पठार बनेगा। प्रेरणा की कमी के कारण, मतलब जब आप में मोटिवेशन की कमी आ जाए तो भी क्या बनता, अधिगम का पठार बनता है। अगर भैया आलस से आपको आ जाए तो भी क्या होगा, आप में पठार बनने वाला है।
खराब शिक्षण विधि, अगर आपको जो चीजें सिखाई जा रही है, जो आपको पढ़ाई जा रही है, जो टीचर आपको बता रहा है, जो टीचिंग जो मेथड है उस सही तरीके से यूज नहीं करा, जिस हिसाब से आप समझते हो, जिस हिसाब से आप सीख सकते हो, उस तरीके से टीचर क्या कर रहा है, बता नहीं पा रहा, तो क्या होगा, जो खराब शिक्षण विधि है तो भी पठार बनेगा, आप सीखने की चीजें नहीं कर पाओगे। अधिगम के नकारात्मक स्थानांतरण के कारण, जब अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हो, मतलब जिस दिशा में आपने वर्क किया है उस दिशा में आपको उस ट्रांसफर ना हो, नकारात्मक ट्रांसफर हो, आपके पास निगेटिविटी ट्रांसफर हो, तो क्या होगा, अधिगम का पठार बनेगा, क्योंकि आप सीखने की गति एकदम धीमी हो जाएगी, एकदम मतलब ना के बराबर हो जाएगी, आप सीखोगे नहीं। करा अनुपयुक्त या नीरस पाठ्यक्रम के कारण, जो आपका सिलेबस है अगर उपयुक्त आपके लिए हेल्पफुल ना हो और नीरस भी हो, तो भैया कहाँ से आप सीखोगे। सीधा सा मतलब है कि आप में पठार एकदम सीधा सा हो जाएगा, मतलब सीधा रहेगा, अपना बढ़ेगा ना घटेगा, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो इसलिए बात करें अधिगम के पठार होने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जो आपको, जिसकी वजह से अधिगम का पठार बनता है। अब हम बताएंगे पठार की विशेषताएं। अब भाई पठार भी बनना चाहिए, जरूरी है, पठार नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। अब विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, आप समझिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। दोस्त करा कि पठार की विशेषताएं, करा पठार, भैया पठार एक अधिगम की अवरुद्ध गति को दिखाता है, मतलब पठार से यह पता चलता है कि आप में रुकावट है, अवरुद्ध हुआ है, इससे आपको पठार क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है कि भैया आप में क्या है, वह गति एकदम धीमी हो गई है, इसकी विशेषता है। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, पठार हमेशा ऐसा नहीं है कि आप एक बार जैसे आपको निद्रा आ गई, भाई निद्रा आ गई तो सो गए और फिर तो जगोगे, फिर से वर्क करोगे, तो हमेशा से लिए आप कहा जाए तो पठार हमेशा के लिए क्या है, नहीं बनता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। अगर पठार बनना स्वाभाविक है, पठार बनेगा, पठार बनना क्या है, स्वाभाविक है, इससे मत घबराओ। पठार बनेगा, फिर जाएगा, दूर होगा, फिर चीजें आएंगी, फिर मोटिवेट होंगे, फिर आप में इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर से आप काम करना, वर्क करना शुरू कर दोगे। इसलिए पठार बनना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। करा कि पठार कोई, करे कि अलग संरचना नहीं है, पठार कोई अलग संरचना नहीं है, बस बात करें अपितु वक्र का क्या है, एक हिस्सा जो अधिगम का वक्र था, जो सीखने के गति को, जो उन्नति को बता रहा था, उसी को वह भी बताता है कि भैया आपका पठार बनने से एक सीधी रेखा में चीजें हो रही हैं, कोई एक प्रकार की संरचना नहीं है, एक अधिगम वक्र का बात करें उसी का हिस्सा माना जाता है। पठार कई कारण हो सकते हैं, पठार के कई कारण हैं, जैसे मैंने बताया उसके कई रीजन हैं, जिसमें से आपका आलस है, निद्रा है, दुर्घटना है, चोट है, चपेट है, कुछ भी है, मतलब इस तरीके से अधिगम का जब आप सीखना एकदम बंद कर देते हो तो अधिगम का पठार के कारण उसके, मतलब अधिगम का पठार बन जाता है, वही उसके कारण है। अगर आप पठार समानता कुछ समय के लिए, पठार क्या होता है, समानता बात करें कुछ समय के लिए और या अल्पकालिक, अल्पकालिक के लिए होता है, कुछ समय और अल्पकालिक के लिए पठार बनता है, हमेशा से लिए, हमेशा के लिए पठार नहीं बनता है, कुछ समय, कुछ बात करें अल्पकालिक के लिए होता है। पठार दूर करने के उपाय, अब हम बात कर लेते हैं पठार कैसे दूर किया जाए। भैया निद्रा आ रही है, मान लीजिए निद्रा आपको आ रही है तो निद्रा ले ले, करा कि निद्रा लेकर, जब आपको निद्रा आ रही है तो निद्रा ले लेंगे, तो निद्रा जब ले लेंगे तो फिर आप में पठार दूर हो जाएगा, फिर से वर्क करना इलाज। चोट लग गई तो चोट का इलाज करवा लोगे तो भी आप क्या होगा, आपका पठार दूर हो जाएगा। उपयुक्त शिक्षण विधि, जब आप में जो अनुपयुक्त शिक्षण विधि थी, अभी जो आप जिस शिक्षण, जो टीचिंग मेथड्स के इस्तेमाल करने से सीख नहीं रहे थे, अब टीचर अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, सही जो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेगा, तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होगा, जब बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, तो सीधी सी बात है कि बच्चा सीखेगा। इसलिए जब शिक्षण मेथड अच्छा होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा सीखेगा, या क्या है, शिक्षण पठार की विशेषताएं हैं, या भी आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीख भी रहे होंगे। अब हम आगे बात करेंगे अधिगम का स्थानांतरण क्या है। क्या दोस्त, अधिगम के स्थानांतरण पर बात करेंगे, क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण, इससे हम देखेंगे। अधिगम के स्थानांतरण की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, करे कि एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम, एक परिस्थिति में क्या सीखा गया अधिगम, बात करें सीखा गया अधिगम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कहीं आप कोई चीज सीख ली हो, अधिगम स्थानांतरण क्या है, कोई चीज आपने एक बार सीख लिया, अधिगम का स्थानांतरण कहता है एक बार सीख गई
कोई क्रिया, कोई कार्य दूसरी जगह क्या करते हो, उसका यूज करते हो, तो वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यही कह रहा है, एक एक बात करें, एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम, एक परिस्थिति में सीखा गया लर्निंग है, दूसरी परिस्थिति में, दूसरे कंडीशन में उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। और बात करें अधिगम स्थानांतरण की बात करें तो निम्नलिखित प्रकार से आप बता सकते हो, अधिगम स्थानांतरण निम्नलिखित प्रकार से होता है। निम्नलिखित प्रकार है, सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य स्थानांतरण क्या है। जब कोई ना फायदा हो ना कोई नुकसान हो तो बात करेंगे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जब हमारे लिए कोई ना फायदा ना कोई नुकसान, तो अगर कोई चीजें हमारे पास आ रही हैं तो कोई उससे ना हमको फायदा का ना कोई नुकसान है, तो हम कहेंगे भैया शून्य स्थानांतरण हुआ है, कुछ नहीं स्थानांतरण हुआ। तो कह रहा जब दो परिस्थिति में सीखी गई अधिगम में आपस में कोई संबंध ना हो तो वहां पर शून्य स्थानांतरण होता है। जैसे आप बात करें तैराकी सीखकर जर्मन भाषा सीखना, भाई जर्मन भाषा सीखना अलग चीज है, तैराकी सीखना अलग बात है। तो क्या यहाँ पर जो स्थानांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का, क्या उससे कोई मतलब है, कुछ नहीं मतलब। भाषा सीखना अपनी जगह पर है, तैराकी करना खेलना कूदा अपने जगह पर है। तो इस तरीके से बात करें तो वह ना कुछ उससे निगेटिविटी आ रही है, ना कुछ उससे आपको फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। क्योंकि तैराकी सीख करके आप जर्मन भाषा तो आप सीख नहीं सकते हो, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना आप बात करें जर्मन भाषा सीख रहे हो तो तैराकी में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। तो इससे ना कोई पॉजिटिव है ना कोई निगेटिविटी है। तो इसका मतलब है आपके लिए क्या है, शून्य जो स्थानांतरण है, ये ऐसा आप बोल सकते हो। करा कि दूसरी की बात करेंगे, कहता नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ध्यान दें, जब आपके लिए नुकसान पहुंचाए, कोई जो स्थानांतरण हो, ट्रांसफर हो, वो आपके नुकसानजनक हो तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं नकारात्मक, या इसे बोल सकते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। करा कि जब पहले का अधिगम, जब क्या करा है, जब करा पहले का अधिगम बाद के अधिगम में, जब करा पहले का जो अधिगम है वह कर रहा है बाद के अधिगम में, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में, या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में। जैसे बात करें, जब कह रहा है कि जब पहले जो आपने सीखा और बाद में जो सीखा, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में या बाद का अधिगम पहले के अधिगम पर क्या करे, नकारात्मकता करे, उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, तो हम क्या करेंगे, कह रहा भैया बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे कह रहा कि जब आपने जो पहले सीखा है और जो बाद में सीखा, पहले जो आपने सीखा बाद के अधिगम में या बाद के जो आपने सीखा उसके पहले के अधिगम में कोई बाधा उत्पन्न कर दे, कोई रुकावट कर दे, कोई अवरुद्ध उत्पन्न कर दे, तो उसे हम क्या दोस्त बोलेंगे, ऋणात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे बात किया जाए, ध्यान देंगे, करा जैसे आपने 5वीं तक हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ा, भाई 5वीं तक 1 से 5th तक आपने क्या किया, किस भाषा में पढ़ा है, हिंदी माध्यम से पढ़ा। अब जब 6वीं क्लास में आप गए तो आपने इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो आपके लिए क्या होगा, एक तरीके से आप में जो ऋणात्मक जो बात करें, एक नकारात्मक स्थानांतरण को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, आपने हिंदी माध्यम से अच्छे से पढ़ रहे थे, चीजें चल रही थी सुचारू रूप से, अब आप इंग्लिश में जब चीजें इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको जो समझाया जाएगा सिखाया जाएगा वह क्या करेगा, वह करेगा आपको बाधा उत्पन्न करेगा। मान लीजिए जो बाद का अधिगम क्या है, जो बाद का आपका अधिगम है, जो आप 6 से लेकर के पढ़ाई स्टार्ट किए जब तो इंग्लिश मीडियम में, जो पहले का आपने सीखा था उसको भी भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं पहले वाला बाद में रुकावट कर रहा, बाद वाला पहले में रुकावट कर रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों का रोल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण। और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, क्या होता है सकारात्मक स्थानांतरण। करा कि जब पहले का अधिगम, जब आपने जो पहले सीखा वह पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो, तो करा कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जब आपने जो पहले सीखा है और जो बाद में सीखा उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का जो ट्रांसफर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे भैया, वह बोलेंगे कि वह धनात्मक स्थानांतरण है, या उससे बोलेंगे सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे बात किया जाए, जैसे आपने संस्कृत का व्याकरण सीख लिया, भाई संस्कृत का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण लगभग क्या है, एक तरीके से है, थोड़ा सा अंतर है। तो आपने अगर संस्कृत का व्याकरण सीख लिया तो लगभग क्या हो जाता है, हिंदी का जब आप व्याकरण पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
पॉजिटिविटी को दिखाता है। जब आपने संस्कृत का व्याकरण अच्छे से पढ़ा, लगभग चीजें हैं, संधि वही हैं, लगभग कारक भी कुछ न कुछ मिलता है, आपका जो बात की अलग अलग चीजें हैं उससे आपको स्पष्ट रूप से रूप है, अलग अलग चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट सीखते हैं, संस्कृत का सीख गए तो फिर हिंदी का जब आप कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है, व्याकरण सिखाई जाती है तो फिर आपके लिए सहायता करती है। इसलिए सकारात्मक या इसे बोलते हैं धनात्मक वक्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे करते हैं ऊर्ध्वाधर। बात किया जाए, कह रहा है कि आगे नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है कि जब निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान, कह रहा जब लो स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर क्या करे प्रयोग हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहते हैं। कह रहा दोस्त यहाँ ध्यान देंगे, कर जो निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान है, जो निम्न स्तर पर आपने सीखा है ज्ञान, वह उच्च लेवल पर क्या जाए, उच्च स्तर पर उसे उसका प्रयोग करे तो हम क्या कहेंगे, उसे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहते हैं। मतलब ध्यान दें दोस्त, अच्छा है। कह जब आपने निम्न लेवल पर सीखा है और उच्च लेवल पर आप प्रयोग करते हो तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत। कह कि निचली, ध्यान के अच्छा प्रश्न है, कह निचली कक्षा का जो निचली कक्षा का शून्य संख्या है, जो निचली संख्या का शून्य संख्या है, किसी संख्या से गुणा करने पर वह क्या गुणनफल क्या हो जाता है, उसका शून्य हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कहता है भैया जब किसी संख्या, मतलब जो आपका शून्य आपने सुना है ना, अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो वह भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कह जैसे और बात करें, जैसे साइकिल चलाने वाले बालक, चलाने वाले का कार चलाना सीखना, ध्यान ध्यान देंगे, जैसे साइकिल कोई व्यक्ति चला रहा है उसका कार चलाना स्टार्ट कर दे, जैसे साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का कार चलाना क्या कहलाएगा, वह ऊर्ध्वाधर या उसे बोल सकते हैं हम लंबवत जो स्थानांतरण कहेंगे। ऐसा पेपर में आता है कि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, वह क्या कार चला रहा है। जैसे आपने बहुत चीजें पॉजिटिव है कि नहीं उसमें, तो कहीं निम्न लेवल पर आपने क्या सीखा है, निम्न लेवल पर यही सीखा है कि भाई जो हम साइकिल चलाते हैं वो बाएं तरफ होते हुए, जो रेड बात करें जो आपका सिग्नल है उस सिग्नल का इस्तेमाल करते हो, 40 से कुछ ना कुछ बेसिक चीजें आप जानते हो। निम्न स्तर पर यही आप सीख जाते हो कि कैसे क्या इसका रूल होता है, क्या ट्रैफिक का रूल है, इसको आप बेसिक रूप से साइकिल चलाते वक्त समझ जाते हो। वही कर रहा है कि जब आप क्या करते हो, जब दोस्त बात करें, जब आप कार चलाते हो उस समय भी क्या वही चीजें यूज होती हैं, वही चीजें कुछ ना कुछ उसमें बात बताई जाती हैं। तो कह रहा है कि साइकिल चलाने वाले का क्या कराना, कार सीखना, ऐसा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। कह रहा है कि प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक जरूर होगा। मतलब जो बात किया जाए, जो कह रहा कि भैया जो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण है वह सकारात्मक जरूर होगा, लेकिन सभी सकारात्मक सभी ऊर्ध्वाधर नहीं होंगे। जैसे बात करें, सभी सकारात्मक जो होगा, जो पॉजिटिव है, वह सभी पॉजिटिविटी वाला जो स्थानांतरण है वह हमेशा ऊर्ध्वाधर या लंबवत नहीं हो सकता है, लेकिन सभी ऊर्ध्वाधर या लंबवत हमेशा क्या होंगे, वह आपको सकारात्मक की तरफ बताएंगे। या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से नोट वाला जो पॉइंट है आपके पेपर में पूछ लिया गया है, इस बात को ध्यान दें दोस्त। कहा जाए, अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा समझिए, करा कि जो आपका एक बार और कॉन्सेप्ट समझेंगे, करा कि जो ऊर्ध्वाधर जो स्थानांतरण है, जो लंबवत स्थानांतरण है, वह सकारात्मकता तो हो सकती है उसमें, लेकिन जो सभी सकारात्मक स्थानांतरण है सभी ऊर्ध्वाधर या लंबवत नहीं होंगी। इस पॉइंट को, कीवर्ड को आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बात किया जाए, अब क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं भाई। करा कि जब दो क्षेत्रों के अधिगम, जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में जुड़े ना हो, जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में क्या हो, जुड़े ना हो, आपस में ना जुड़े हो, फिर भी क्या उसका प्रयोग दूसरे में हो जाए तो अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न। करा कि जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में जुड़े ना हो, जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में जुड़े ना हो फिर भी उनका प्रयोग दूसरे में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बात करें, घड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाना, घड़ी में क्या करना है, म्यूजिक सिस्टम लगाना। भाई घड़ी अलग चीज है, म्यूजिक अलग चीजें हैं, है कि नहीं है। लेकिन अब क्या है, कहीं ना कहीं जो घड़ी यूज कर रहे हैं, घड़ी में आप जब म्यूजिक सिस्टम लगा देते हो तो उससे क्या होता है, आपको एक बात बताता है कि आप कोई कार्य करना, मतलब आपको उस टाइम पर काम करना है, तो आपको स्पष्ट हो पाता है कि भाई आपका टाइम हो चुका है, अब आपके लिए क्या है, अब आपको वह काम करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जब दो क्षेत्रों का अधिगम आपस में ना जुड़े हों, भाई म्यूजिक तो अलग चीजें हैं,
घड़ी का यूज अलग चीज है। घड़ी का मतलब है टाइम देखना, और म्यूजिक का मतलब है आप इंटरेस्ट लो, आप अच्छे से म्यूजिक सुनो। करा कि अगर घड़ी म्यूजिक को घड़ी में इस्तेमाल कर दें, जोड़ दें, तो आपके लिए क्या हो जाता है, वह बात करें क्षैतिज स्थानांतरण का रूप ले लेता है। जैसे बात किया जाए घड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाना, समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, अधिगम का उसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण बोलते हैं। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। जी दोस्त, आगे बात करा है पार्श्विक स्थानांतरण क्या है। अरे पार्श्विक स्थानांतरण क्या, इसे आप समझेंगे। करा जब एक जगह सीखा गया, जब एक जगह सीखा गया अधिगम दूसरी जगह क्या कर दे, दूसरी समान परिस्थिति, मतलब एक जगह जो आपने सीखा वह अधिगम दूसरी जगह क्या कर दे, उसका प्रयोग प्रयोग हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसे हम पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जब आपने जो सीखा उसका दूसरी जगह यूज हो जाए, उसे हम कहेंगे पार्श्विक स्थानांतरण। जैसे बात करें 5 और 3 कितना होता है, जैसे 5 3 कितना होता है, 8 होता है। जानने वाले बालक में 5 हिंदी और 3 गणित की पुस्तकें आपस में जोड़कर कुल पुस्तकों की संख्या 8 ज्ञात कर लेना। जैसे कह रहा कि दोस्त ध्यान दे, अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि भैया द्विपार्श्विक क्या होता है। द्विपार्श्विक कहते हैं जब एक जगह सीखा गया ज्ञान, सीखा गया अधिगम दूसरी जगह समान परिस्थिति में उसका प्रयोग किया जाए। जैसे कहते हैं भैया आपने 5 और 3 सीख लिया कि 8 होता है। अब 5 मान लीजिए आप हिंदी की पुस्तक ले लिए, आप 3 गणित की पुस्तक ले लिए, तो आपको बताया गया कि भैया कितनी पुस्तक हुए, तो आप कहेंगे 8 पुस्तक हुए। तो वही कह रहा है कि जब 5 हिंदी 3 गणित की पुस्तकें आपस में जोड़ देते हैं, तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाती है, तो कुल पुस्तकों की संख्या भैया 8 हो जाती है। इससे आपको क्या जानकारी हुई कि 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो समझ में आ गया होगा, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो आपने सीखा है वह दूसरी परिस्थिति में क्या उसका प्रयोग करना द्विपार्श्विक जो स्थानांतरण कहलाता है। सातवां आपके सामने है, तो आप बात करें द्विपार्श्विक, वह पार्श्विक था या द्विपार्श्विक की बात करेंगे। कह बहुत महत्वपूर्ण है द्विपार्श्विक, जो पूछा जाए तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है द्विपार्श्विक वाला। कह कि जब मानव शरीर की एक अंग में सीखा गया अधिगम, जो मानव शरीर एक अंग में, जैसे बात करें हम बाएं लीजिए दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, अब हम बाएं हाथ से भी क्या करें, लिखना स्टार्ट कर दें। जब मानव शरीर का एक भाग, मतलब मानव शरीर के एक अंग में सीखा गया अधिगम दूसरे अंग में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए, दूसरे अंग में वह क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण मानेंगे। जैसे हाथ से लिखने वाला बालक बाएं हाथ से, बात करें दाएं हाथ से लिखने वाला, यहां पर ध्यान देंगे, यहां लिखा गया था दाएं हाथ से, यहां पर दाएं हाथ से होगा। दाएं हाथ से लिखने वाला बालक का बाएं हाथ से लिखना क्या कर दे, हाथ से भी लिखना स्टार्ट कर दे। तो मैंने आपको बताया जब आपका एक जो हाथ से आप बाएं हाथ से लिख रहे हो, दाहिने हाथ से लिख रहे हो, अब बाएं हाथ से या बाएं हाथ वाले लिखने वाला दाहिने हाथ से भी लिखना, कहीं ना कहीं एक दूसरे का ट्रांसफर हो जाए, तो वही करें जब मानव शरीर के एक अंग से सीखा गया अधिगम निपुणता के साथ दूसरे अंग में भी क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। तो निपुणता के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप देखते हो कि नहीं देखते हो कि आप बाएं दाहिने हाथ से लिख रहे हो, बाएं हाथ से भी हल्का फुल्का लिख लेते हो, लेकिन निपुणता के साथ सेम वैसा ही आप लिखना स्टार्ट कर दो। निपुणता इसी वजह से है, मतलब आप हम लिखेंगे तो भी लिख लेंगे बाएं हाथ से, लेकिन हमें निपुण नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं भैया हमारे में द्विपार्श्विक स्थानांतरण नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हम निपुणता के साथ नहीं उसको यूज कर पा रहे हैं। तो जब निपुणता के साथ पूरा अच्छे से आप उसके प्रति निपुण हो जाएं, अच्छे से आपको, जैसे आप उस हाथ से लिख रहे थे अगले नेक्स्ट हाथ से भी लिख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे द्विपार्श्विक। एक अंक का दूसरे अंक में जो ट्रांसफर हो वह निपुणता के साथ ट्रांसफर हो, तो द्विपार्श्विक बोला जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है दोस्त, वह आरओ की हिंदी की पुस्तक है, साथ ही साथ आरओ के समान अध्ययन की पुस्तक है। इसे दोस्त बात करें तो इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हो। आप अच्छे से ध्यान देंगे। अधिगम का स्थानांतरण की बात करेंगे। अधिगम स्थानांतरण की बात किया जाए तो कह रहा है कि भैया एक जगह सीखा गया अधिगम दूसरी जगह क्या हो जाए, प्रयोग करना या दूसरी जगह में सहायक हो जाना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मैंने आपको यह पहले ही बताया था, अधिगम स्थानांतरण में मैंने यही पहले बताया था अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो शुरुआत में ही मैंने यही बताया कि जब एक जगह सीखा गया ज्ञान अधिगम दूसरी जगह उसका प्रयोग कर दिया जाए या सहायक हो जाए, तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब अच्छा प्रश्न यहां से है, करा की यहां पर देखिए, करा की दोस्त, करा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की हम चर्चा कर लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो आपसे पेपर में पूछा गया है। करा अधिगम स्थानांतरण का समान आयोग का सिद्धांत,
ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दें। करा कि अधिगम स्थानांतरण का समान आयोग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? समान आयोग का सिद्धांत तो कहेंगे भैया थॉर्नडाइक ने के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। पहले और बाद थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। कहेंगे पहले और बाद में अधिगम में जहां तक समानता होती है वहां तक क्या होगा? सिर्फ स्थानांतरण होगा। मतलब जब पहले आपने जो सीखा है और जब आपने जो बाद में सीखा, जहां तक समानता रहेगी तहां तक क्या होगा? अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी आपने पहले सीख लिया, अब अधिगम का स्थानांतरण वहीं तक होगा, कहां तक होगा? ए बी सी तक होगा। इसके बाद आपको जो ई डी और ई है इसे आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? मतलब अधिगम का स्थानांतरण वहीं तक होगा जहां तक क्या होगा? समान आप चीजें पहले से सीखे रहोगे। जैसे ए बी सी आपने पहले सीखा है, अब आप ए बी सी डी ई को सीख रहे हो तो ए बी सी का ट्रांसफर हो जाएगा, टी और ई को फिर से आपको सीखना पड़ेगा। सीख गए आप? नेक्स्ट बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत की बात करें तो कोहलर के द्वारा दिया गया, जो सुल्तान पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो प्रयोग संख्या में क्या किया था? अब ध्यान देंगे, प्रयोग संख्या में क्या किया था? प्रयोग संख्या 1 में किया था कोहलर महोदय ने कि पहले जो बात की जाए, जो सुल्तान था, सुल्तान को एक कमरे में बंद किया था, केले को ऊपर लटका दिया था। अब जब केले को लटका दिया तो चिंपैंजी जो सुल्तान था कूदा, नहीं पाया। फिर उसके सामने एक उसी रूप में एक रखा था बक्सा, वह बक्सा नीचे लगाया, फिर केले को पकड़ लिया। तो प्रयोग संख्या में वह होगा जब अधिगम का स्थान क्या हो? आरोपित हो जाए, आपके लिए जो हेल्पफुल हो जाए, आरोपित आपके ऊपर आरोप मतलब एक तरीके से आपको हेल्पफुल कर जाए, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम का आरोपण का सिद्धांत कहलाता है। यहां ध्यान देंगे, ध्यान देंगे पहले और बाद के अधिगम में जितने तत्व समान हो, जितने तत्व समान होते हैं, आरोपण सिर्फ वहीं तक माना जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, आरोपण वहीं तक माना जाता है जब पहले के प्रयोग में और दूसरे के प्रयोग में जहां तक समानता होती है उसे आरोपण का सिद्धांत। और करा कि किसने दिया था? कोहलर महोदय ने। देखिए अब हम समझ जाते हैं आपको। जैसे पहले तो सबसे पहले क्या किया? बंदर कूदा, चिंपैंजी बात किया जाए, वाह जो सुल्तान था पहले कूदा तो उसने केले को नहीं प्राप्त किया। जब केले को प्राप्त नहीं किया तो एक उसी रूम में बक्सा रखा था पहले प्रयोग में, और बक्से को नीचे लगाया, केले को प्राप्त कर लिया। अब दूसरे प्रयोग में क्या किया? थोड़ा सा हार्ड कर दिया। कौन? कोहलर महोदय ने उस प्रयोग को हार्ड कर दिया। देखा कि क्या फिर से वह चिंपैंजी क्या वह सुल्तान उस केले को प्राप्त कर देता है। 3-4 उस रूम में बक्से रख दिए और फिर से केले लटका दिया। अब जब केले लटकाया तो फिर से कूदा, नहीं पाया, फिर एक बक्सा लगाया। बक्सा पहले, क्योंकि पहले एक बक्सा लगाया था तो पहले वो सीधे काम किया है कि जो सुल्तान था वह एक बक्से लगाकर ही पकड़ा, नहीं पाया। फिर उसके दिमाग में आया कि भैया अब हम क्या करें, तो फिर से एक बक्सा लगाया। तो पहले तक जो बात करें, जहां तक पहले तक समान था, जहां तक पहले तक क्या समान था? पहले प्रयोग में था कि पहले वह बक्सा लगा करके उस केले को प्राप्त किया था, वहां तक वह कार्य दूसरे प्रयोग में करेगा। उस दूसरे प्रयोग में जो सुल्तान था वह करेगा, तो मान लो पहले दूसरे में बक्से लगा करके प्राप्त कर लिया, लेकिन जो 2 बक्से और रखे थे जब उसको नहीं प्राप्त हुआ तो 2 बक्से और लगाया। तो शुरुआत में हुआ एक बक्से लगा के प्राप्त कर रहा था, इसलिए करा कि प्रयोग संख्या 1 में कैसा किया था? एक बक्से का इस्तेमाल किया। दूसरे प्रयोग में क्या किया? एक बक्से को ले लिया पहले ही, इसके बाद 2-3 बक्से और जोड़कर केले की प्राप्ति कर ली। दूसरे छड़ी की मदद, पहले छड़ी में क्या हुआ था? पहली छड़ी जो छड़ी संख्या 1 थी उसमें केले को उसको सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद किया था, केले को थोड़ा सा दूर रखा था, वहीं पर छड़ी रख दिया था। अब जब केले को प्राप्त करने के लिए वह चिंपैंजी देखा, हाथ बढ़ाया तो नहीं पाया, वह डंडे का सहारा लिया और केले को जो है खींच करके खा लिया। अब दूसरे प्रयोग में क्या हुआ कि फिर से वह अब की बार 2 छड़ी रख दिए, 2 छड़ी रख दिए और केले को दूर रखे। पहले तो पहले छड़ी पकड़ा और जब केले को पकड़ने गया तो केले को खींचने गया तो नहीं पाया, क्योंकि उसको अब की बार थोड़ा सा दूर रखे थे, और लेकिन छड़ी दोनों जुड़ने वाली थी। तो वह सुल्तान क्या किया? दोनों छड़ी को जोड़ लिया। अब पहले में क्या किया था? जो पहले तक यह सीखा था कि भाई छड़ी से वह केले प्राप्त होगा, दूसरे में वह पहले ऐसा नहीं हाथ लगाया, पहले ही क्या किया? वह छड़ी लेकर गया। तो लेकिन वह तक जहां तक वह समान है, जहां तक वह ट्रांसफर समान है, वही करा है। पहले और बाद के अधिगम में जहां तक तत्व क्या है? समान है। आरोपण सिर्फ कहां तक? वहीं तक होगा, सिर्फ वहीं तक होगा। इसलिए आरोपण का सिद्धांत कोहलर के महोदय के द्वारा दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण या उभयनिष्ठ यह तत्व का सिद्धांत, और यह दोस्त बात करें चार्ल्स जूड ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स जूड कहते हैं, पेपर में आया हुआ है, पहले और बाद के अधिगम में
तो आपने पहले सीखा और बाद में जो अधिगम सीखा, अधिगम में जो तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा जैसे एक ही सूत्र पर आधारित 10 सवाल देना। मतलब एक ही सूत्र पर आधारित 10 सवाल लगाने की जगह क्या करना है, केवल सभी उभयनिष्ठ सूत्र को क्या करना है, याद कर लेना। जैसे आपके सामने ध्यान देंगे, जहां तक उभयनिष्ठ होगा वहीं तक अधिगम का ट्रांसफर होगा। जैसे आपके सामने 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैथ के हैं और 10 क्वेश्चन एक ही सूत्र से लगेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। अब आप सूत्र को याद कर लें, जब 10 क्वेश्चन है तो वैसे उस सूत्र पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी, चीजें कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या जरूरत है 10 बार उसको लगाने की, जब आपको पता है 10 क्वेश्चन एक पैटर्न पर है, एक पैटर्न एक क्वेश्चन को अच्छे से आप क्या प्रैक्टिस कर लें, चीजें सीख जाएं, तो नेक्स्ट पर क्या करेंगे, उस सूत्र को याद कर लेंगे और जब उसके आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो सिर्फ वही करा भैया, अधिगम का एक ही सूत्र पर आधारित 10 सवाल लगाने की जगह क्या है, ये उस सूत्र को याद कर लें, तो वही करा है। चार्ल्स जूड ने कहा कि पहले और बाद के अधिगम में तत्व है, जो तत्व उभयनिष्ठ हो, अधिगम का स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा। मतलब आप कुछ नया सीखें क्या, कुछ नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि जब 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो भी उतना सीखेंगे, अब अगर एक क्वेश्चन लगाएं तो भी उतना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र वही है, चीजें वही पैटर्न है, तो फिर आप सीख रहे हैं क्या, कुछ नहीं सीख रहे हैं। सब चीज 10 बार लगाने से मतलब है कि एक बार अच्छे से आप क्या कर लो, अच्छे से सीख जाओ और सूत्र को याद कर लो। तो वही चार्ल्स जूड महोदय कहे थे। दोस्त आगे हम बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण का जी तत्व का सिद्धांत। और जी तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें से जी और यस 2 कारक बताए थे। जी तत्व में बात किया जनरल फैक्टर, जो बात किया जाए सामान्य कारक थी, यस क्या था, स्पेसिफिक था और इसे विशिष्ट कारक मानते हैं। तो कहा भैया समान स्थानांतरण की बात करें, अधिगम स्थानांतरण का जी तत्व का सिद्धांत, मतलब जो समान कारक है वह सबके पास स्थानांतरित होता है। जैसे बात किया जाए जन्मजात कारक को जी बताया है, अर्जित को जो यस बताया है। तो अर्जित को हर व्यक्ति अर्जित करता है, किसी के पास सेम नहीं जाता। जैसे हमारे पास जो है, जो हमारे पास होगा, जो हमने हासिल किया होगा, जो अर्जित किया होगा, वो आपके पास नहीं जाएगा। जो सामान्य है मतलब जो हमारे पास है वो आपके पास होगा। इसलिए 2 कारक बताए हैं स्पीयरमैन ने कि भैया का जो इसको बताया कि भैया जन्मजात वाला सार्वभौमिक है, जैसे मात्रा में अलग अलग होगा। तर्क शक्ति, शक्ति ग्रहण शक्ति सब में सबके पास है। तर्क करना क्या किसी के पास कम है क्या? देखिए कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन गया सबके पास है। जैसे क्या है, तर्क करना आप में भी है, हम में भी है, ग्रहण शक्ति आप में भी है, हम में भी है, लेकिन मात्रा हो सकता है आप में ज्यादा हो, मुझ में कम हो, ऐसा हो सकता है। या जी जो कारक है, जी फैक्टर है, सबके पास जाएगा, लेकिन यस वाला जो कारक है, अर्जित वाला है, प्रकार और मात्रा में अलग होता है, खास होता है। जैसे डॉक्टर वकील, सब डॉक्टर वकील बन सकते हैं क्या? नहीं, किसी किसी कोई कोई व्यक्ति वह अपने आप से अर्जित करता है। लेकिन जो जन्मजात है, जन्मजात वाला सबके पास जाता है और अपने बात के कम ज्यादा हो जाएगा। यहां पर लिखा है मात्रा में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जाएगा सबके पास। जो यस जी कारक है, यस कारक वाला हमें अर्जित करना पड़ता है। इसलिए अधिगम स्थानांतरण का जी तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय दिए हैं। सीख गए होंगे, समझ गए होंगे दोस्त, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बात करिए तो स्पीयरमैन के अनुसार इसमें क्या कहा गया, स्पीयरमैन महोदय ने क्या कहा, कहा कि भैया जी कारक हमें सभी मानसिक कार्यों को में सहायता देता है। जो जी कारक है सभी मानसिक कार्यों में सहायता देता है, इसीलिए जी कारक बात करें, जी कारक ही क्या होता, अधिगम स्थानांतरण होगा। यस कारक प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है। यस कारक में, यस कारक के लिए बात करें, यस कारक के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है, अतः दूसरा स्थानांतरण नहीं है, दूसरा स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब जी कारक वाला होगा, यस कारक वाला नहीं होगा। आप सीख गए ना, आप सीख गए होंगे दोस्त, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करेंगे, आगे तो बात करेंगे दोस्त, समझिए करा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अधिगम के लिए आकलन क्या है, अधिगम के लिए आकलन क्या है इसे हम देखते हैं। पासवर्ड की बात करें के दौरान, देखिए अधिगम के लिए आकलन कब होता है, अधिगम मतलब जब आप पहले कोई चीजें, जब अधिगम आप नहीं किए उसके पहले आपके पूर्व ज्ञान, आपकी पूरी रुचियों को, आपके जो भी आप जानकारी है सभी जानकारी को प्राप्त कर लें, तो पहले के दौरान या पहले आपके पास अधिगम के लिए आकलन, अधिगम आपने नहीं किया है, अधिगम अभी करने जा रहे हो, आपकी रुचियों को, आपकी जो आपका मोटिवेशन है, क्या आप में क्या सीख पाओगे, कैसा आपकी ग्रहण शक्ति है, क्या क्षमता है, उसके पहले आपकी पूरी जानकारी ली जाए तो आप उससे बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन। करा कि शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान, मानसिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, कमियां, जरूरतों आदि के जान लेना, आदि को क्या कर लेना, जान लेना,
ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रख करके, ताकि हम क्या करें, इन तथ्यों को ध्यान में रख करके सिखाया जा सके, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। समझ गए, अधिगम का आकलन कहलाता है। जब आपके पूर्व ज्ञान, रुचियों, कमियों को जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, फिर इसके बाद हम क्या करें, उस हिसाब से आपको ज्ञान दे, तो अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। और अधिगम के लिए आकलन कब होता, पहले होता है, जब आप सिखाने से पहले। क्रस की यहाँ पर कर अर्थात हम कह रहा है कि शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री आदि बालक के अनुरूप बनाई जाए। जब आपके पूर्व ज्ञान को सीख लिया जाएगा, जान लिया जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से आपके सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा, तो आपके अनुकूल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए शिक्षा अधिगम के लिए आकलन कब होता है, पहले होता है। करा यहां पर ध्यान देंगे, अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम क्या है, रचनात्मक आकलन है। ध्यान देंगे, अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम क्या है दोस्त, रचनात्मक आकलन है, या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछा हुआ है। अधिगम के लिए आकलन की बात करें तो अधिगम के लिए आकलन का नाम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं रचनात्मक आकलन है। अर्थात या क्या किसके लिए, सुधार के लिए आकलन बोला जाता है, अर्थात या सुधार के लिए आकलन है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिगम के रूप में आकलन। करा अधिगम के रूप में क्या आकलन की बात करेंगे। करा अधिगम के लिए आकलन के बिंदु अगर शिक्षक की जगह खुद विद्यार्थी स्व आकलन के रूप में क्या करे, रूप में करता है, तो इसे क्या कहेंगे, अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अधिगम के लिए करेक्ट, अधिगम के लिए रूप में आकलन कब होता है, करेक्ट कि या शिक्षार्थी द्वारा स्व आकलन के द्वारा ज्यादा बेहतर होता है। मतलब शिक्षक के जगह आप जब स्व आकलन करते हो, तो आपके लिए अधिगम के रूप में आकलन सबसे बेहतर है, क्योंकि अपने आप को आप पहचान जाते हो। अगर अधिगम के लिए आकलन बिंदु अगर शिक्षक की जगह अगर शिक्षक की जगह खुद विद्यार्थी करे, शिक्षक की जगह क्या करे, खुद विद्यार्थी करे, तो स्व आकलन के रूप में करता है, तो अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। जैसे बात की जाए, जैसे एक बावर्ची का भोजन बनाते समय भोजन में नमक के स्तर का क्या करना, पता लगाना। तो बावर्ची क्या है, बावर्ची बना भी रहा है और नमक को चख भी रहा है। तो जब आप खुद से आकलन करते हो, स्व आकलन करते हो, तो क्या होता है, उससे हम बोल सकते हैं अधिगम के रूप में आकलन, और आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्त। इसमें क्या है, अधिगम का आकलन क्या होता है, अधिगम का आकलन की बात करेंगे। या अधिगम की आकलन क्या होती है, बाद में की जाती है। अधिगम का आकलन कब होता है, अधिगम का आकलन बात करें बाद में होता है, जब आपको पढ़ा दिया जाए, सिखा दिया जाए, इसके बाद आपको आप में आकलन की जाए, आपकी आकलन की जाए, तो अधिगम का आकलन कहलाता है। शिक्षण अधिगम सूत्र की समाप्ति पर यह जानने के लिए आकलन करना कि विद्यार्थी किस हद तक सीख पाया है, अधिगम का आकलन कहलाएगा। मतलब विद्यार्थी कहां तक सीख पाया है, उसे किस हद तक सीख पाया है। जब आप कोई चीजें सिखा देते हो, विद्यार्थी को समझा देते हो, तो बात किया जाए बच्चा, तो ध्यान देंगे, कुछ हद तक बच्चा वह व्यक्ति सीख पाया है, किस हद तक विद्यार्थी सीख पाया है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अधिगम का आकलन कहलाते हैं। जैसे बात किया है, अध्याय के अंत में प्रश्न पूछना या वार्षिक परीक्षा लेना। जब आप पढ़ा दो, सिखा दो, समझा दो, आप भ्रमण पर ले गए बच्चे को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम विद्यार्थी को जब भ्रमण पर एक शिक्षिका ले जाती है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाती है, भ्रमण करने के बाद, जब भ्रमण से लौटने के बाद उस भ्रमण के बारे में चीजें जानकारी लेती है शिक्षिका, तो विद्यार्थी का किस प्रकार का आकलन कर रही है, तो भैया विद्यार्थी का वह कर रही है, विद्यार्थी अधिगम का आकलन कर रही है, क्योंकि वह पहले तो भ्रमण क्षेत्र में ले गई, सारी चीजें वहां पर बच्चा सीख लिया, अब उससे जानकारी ले रही, पूछ रही, जो पूछताछ कर रही, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का आकलन कहते हैं दोस्त। अब विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, इसे समझेंगे। कराई SSB, तो इसे दोस्त बोलते हैं जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूल बेस्ड, ध्यान देंगे, लिख देते हैं हम, इसे बोलेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। तो स्कूल बेस्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SBA, क्या बोलते हैं, SBA, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन बहुत NCF 2005 में, NCF 2022 में, NEP में, सब में जोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि बात की जाए, इस वजह से जोड़ दिया गया क्योंकि बच्चे छोटे हैं। जब विद्यार्थी को बोला जाता है कि बच्चे का वहीं जहां विद्यालय में पढ़ता है बच्चा, वहीं पर आकलन करना चाहिए। अगर विद्यार्थी को कहीं दूसरी जगह आप ले जाते हो आकलन करवाने के लिए, तो फिर क्या दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चा प्रेशर में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तो बच्चा अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दिखा पाता है। यह बात किया जाए, ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए।
करा कि भैया, करा कि एनसीएफ 2005 में स्व केंद्र परीक्षा व विद्यालय आधारित आकलन की बात कही गई है, जिसके प्रमुख कारक कारण निम्नलिखित हैं। करा कि सतत आकलन सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में संभव है। जो सतत आकलन भैया वह सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि सतत आकलन है जब आप पर डे जो बच्चे में सीख रहा है, बच्चा समझ रहा है, उसको आप सुधार कर रहे हो, तो सतत आकलन सिर्फ कब कहाँ होगा? वह विद्यालय आधारित आकलन में होगा। सिर्फ यस बी जो ए है वहीं पर हो सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। विद्यालय आधारित आकलन में ही हो पाएगा। कब? जब जो सतत आकलन है। करा तुरंत प्रतिपुष्टि, अगर तुरंत आपको फीडबैक लेनी है तो सिर्फ क्या कहां पर होगा? वह विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। जैसे आपको तुरंत का तुरंत आपको फीडबैक लेना है तो भाई विद्यालय में जहां बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर तो आकलन हो पाएगा। कहां पर बच्चे को हम दूसरी जहां ले जाएंगे? जब दूसरी जहां ले जाएंगे तो फिर कहां विद्यालय आधारित आकलन रह गया? तो विद्यालय आधारित आकलन में तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है, क्योंकि पाठ संगामी क्रियाओं का कई बार वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन नहीं होता है, इसीलिए इसका आकलन सिर्फ विद्यालय में संभव है। आगे बात करें, मतलब करेक्ट, जो पाठ सामग्री कई बार वार्षिक परीक्षाओं में मूल्यांकन नहीं हो पाता है, इसलिए दोस्त बात करें वह सिर्फ विद्यालय में ही संभव है। कर बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में छात्र क्या हो जाता है? जब कोई बाह्य परीक्षक आता है, जो एग्जाम जो आपका जो टेस्ट लेने वाला आता है, व्यक्ति परीक्षक आता है, तो उसकी उपस्थिति में क्या होता है? छात्र क्या होता है? हो जाता है तनाव में हो जाता है, डर जाता है, डर का महसूस करते हैं, अर्थात भयमुक्त आकलन सिर्फ कहाँ होगा? विद्यालय में ही संभव है। अगर बच्चे को सही आकलन करवाना है, सही आकलन करनी है बच्चे का, तो विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। ऐसा बात किया जाता है दोस्त। करा कि विद्यालय आधारित आकलन का प्रकार की बात कर लेते हैं। भाई आप विद्यालय आधारित आकलन का प्रकार क्या है? सतत आकलन आप जानते हो। सतत आकलन का होगा? विद्यालय आधारित आकलन में होगा। व्यापक आकलन या प्रकार है, साथ साथ निदानात्मक या उपचारात्मक है। पहले निदान का मतलब होता है बच्चे की कमियों को जानना, फिर इसके बाद उस कमियों को जानने के बाद उसका उपचार करना। निदानात्मक आकलन या बात के पोर्टफोलियो है या विद्यालय आधारित आकलन पर संभव है। इसके प्रकार है, क्योंकि यह चारों प्रकार किसके अंतर्गत आते हैं? विद्यालय आधारित आकलन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है? बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे ने क्या समझा है पोर्टफोलियो में। दोस्त आप सभी ने ध्यान दीजिए, आप सभी को मैंने आज की क्लास में अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, कितने प्रकार का अधिगम का पठार होता है, अधिगम के स्थानांतरण क्या है, अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है, अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार से हो सकता है, साथ ही साथ हम सभी ने अधिगम के आकलन की बात की, अधिगम के लिए आकलन की बात की, अधिगम के विद्यालय आधारित आकलन की बात की। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है, समझा है। यहाँ से क्वेश्चन, अगर इस क्लास की बात करें, अगर इस क्लास को अच्छे से आप कॉपी में नोट कर ले जाते हो दोस्त, तो कम से कम बात किया जाए तो कम से कम आपके पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो अधिगम चैप्टर लर्निंग चैप्टर है, हर बार आपके पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस, जैसे बात करें आपके परिभाषाएं हो गई, या अधिगम के स्थानांतरण हो गए, या आप बात किया अधिगम का जो पठार हो गया, इन सभी से पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो आपके आते हैं जो सिद्धांत हैं, जिसमें से थॉर्नडाइक है, स्किनर है दोस्त, वो आपके बाद पॉलोव हैं, या अल्बर्ट बंडूरा हैं, कोहलर हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ लेना, सीख लेना है। आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं पहले, कोहलर, पॉलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सभी को अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। 7-8 मनोवैज्ञानिक को पढ़ा दिया, और भी मनोवैज्ञानिक है जो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आगे हम रॉबर्ट गैगने को पढ़ाएंगे, आगे सिगमंड फ्रायड को पढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाले हैं। तो आप सभी व्याख्यात्मक रूप से समझते चलें, सीखते चलें, और अपने कॉपी में नोट जरूर करें। जब आप अगर अच्छे तरीके से सीरियस स्टूडेंट है तो आप कॉपी में नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो मैं पॉइंट अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप मार्क किए रहेंगे, हाईलाइटर से हाईलाइट किए रहेंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी अपने कामों में व्यस्त रहें, पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया जारी रखें, और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलती हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।